हेलो पीपल। कैसे हो आप सब? बढ़िया। हो गया ब्रेक ब्रेक ले लिया। अच्छा। चलो अब अपन अकाउंट्स का जो हमारा नेक्स्ट मैंने बताया था जो हमें पढ़ना है अभी एडजस्टमेंट एंट्रीज उनको फटाफट से समझते हैं। ठीक है, फटाफट से समझते हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं आपको फटाफट समझाऊंगी सारे कंसेप्ट प्रोविजंस के और बेनिफिट्स के और डेप्रिसिएशन का। ठीक है, तो अपन विथआउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक एक करके डेप्रिसिएशन से लेके नीचे तक का पूरा क्रेडिटर्स तक का पूरा समझा रहा हूँ। ठीक है, डेप्रिसिएशन से लेके आखिरी तक का समझा रही हूँ। ठीक है, तो अब ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान से समझना। पहली वो आखिरी बार समझा रही हूँ, पहले मैं बहुत बार ये सब चीजें समझा चुकी हूँ। आखिरी बार सबसे अच्छे तरीके से आपको समझाने वाली हूँ। एंड इसके बाद आपको डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, आई आई प्रॉमिस के बाद डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं डेप्रीसिएशन से। है ना, फटाफट मैं आपको इसका कंसेप्ट बता दी थी। डेप्रिसिएशन क्या होता है? वेयर एंड टेयर और यूज करने से एसिड की वैल्यू में जो गिरावट आती है, ऑब्सोलेंस होने से जो एसिड की वैल्यू में गिरावट आती है, हम हर साल डेप्रिशिएट करते उतने अमाउंट से एसिड को उसकी यूजफुल लाइफ में, ये हमको पता है। ठीक है, मान लो आपने एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि आपने एक मशीन परचेज करी थी। ठीक है, मशीन परचेज करी आपने और कितने की करी है? 1 लाख रुपए की करी है। कितने की? 1 लाख की। अब आपने 1 साल उसको यूज किया, 1 ईयर यूज हुआ। है ना, तो ये क्या हो गई? ओल्ड हो गई मशीनरी, 1 साल पुरानी हो गई। क्या मशीन ने अपनी वैल्यू लूज करी है? तो यस, मशीन ने अपनी वैल्यू लूज करी है। इसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, इसको डेप्रिसिएशन ये कहते हैं, राइट। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के दो मेथड्स होते हैं, जहां पे अपन एक में प्रोविजन बनाते हैं और जहां में एक में प्रोविजन नहीं बनाते हैं। तो जब विथआउट विथआउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और एक मेथड होता है विथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये दो आपको मेथड पता है ना। एक तो विथआउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक विथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इनकी दोनों की एंट्रीज अलग अलग होती है। अच्छा, विथआउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की जब अपन बात करते हैं तो हम क्या करते हैं इसमें? हम इसमें क्या करते हैं? हम डायरेक्टली एसिड की वैल्यू को इस रिड्यूस्ड। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली एसिड की वैल्यू को रिड्यूस करते हैं, मशीन की वैल्यू को हम डायरेक्टली रिड्यूस कर देंगे। है ना, है ना। इसकी एंट्री कैसे होती है? इसकी एंट्री अपन कैसे करते हैं? इसकी एंट्री अपन इस तरीके से करते हैं कुछ। क्या? एसिड अकाउंट, सॉरी। इसकी इसकी हाँ, इसकी एंट्री ऐसे होती है। एक मिनट ना, ड्रॉ में, और ये ठीक है। इसकी एंट्री आपकी, अरे कभी कभी इतना अटकता है ना तो गुस्सा आने लगता है कि फटाफट पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, मतलब मशीनरी अकाउंट में कर देंगे डायरेक्टली अपन। है ना, मशीनरी अकाउंट में इससे वैल्यू हो जाएगी किसकी? एसेट की रिड्यूस, और डेप्रिसिएशन पीएनएल में चला जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, ये आपकी एंट्री हो जाती है किसकी? जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करते हैं। ठीक है, जब प्रोविजन नहीं करते। ठीक है, प्रोविजन नहीं बनाते। जब हम प्रोविजन बना रहे हैं, ठीक है, जब हम प्रोविजन बनाते हैं। अच्छा, जब यहाँ पे जो इफेक्ट क्या आता है, यहाँ पे ये पीएनएल में चला जाता है। ठीक है, ये पीएनएल में चला जाएगा, और ये पीएनएल के किस साइड जाएगा? डेबिट साइड पे दिख जाएगा आपको। ठीक है, डेबिट साइड डेप्रिसिएशन पीएनएल में चला जाएगा, प्रॉफिट को डिक्रीज करता है क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंस है। वही मशीन कहाँ पे रहती है? एसेट कहाँ रहता है? आपके एसेट साइड में रहता है। वहां पे ये जो है मशीन की वैल्यू में से, मशीन बैलेंस शीट में दिख रही है। कहाँ दिख रही है? बैलेंस शीट में। यहाँ से अपन डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो भी है उसको माइनस करेंगे और यहाँ पे अमाउंट ले आएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 लाख की मशीनरी थी और 10% डेप्रिसिएशन लगता है ना, तो 1 लाख की मशीनरी पे 10% कितना हुआ? 10,000 रुपए हुआ। है ना, तो यहाँ वैल्यू कितनी बच गई? 90,000। इतना आपको कहाँ दिखेगा? आपके एसेट साइड पे दिखेगा। है ना, और यहाँ पे P&L में डेप्रिसिएशन कितना दिखेगा? 10,000 रुपीज का दिखेगा। समझ में आ गया? ये इफेक्ट हो गया इसका। ओके, अब आता है, बात आती है
कि जब अपन डेप्रिसिएशन में प्रोविजन बना रहे हैं, डेप्रिसिएशन का क्या बना रहे हैं, प्रोविजन बना रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग एसेट अकाउंट, हम लोग एसेट अकाउंट को रिड्यूस नहीं कर रहे एकदम से, हम क्या कर रहे हैं, हम सेपरेट अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, सेपरेट अकाउंट बना रहे हैं जिसको बोल रहे हैं अपन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग एसेट वी आर क्रिएटिंग अ सेपरेट अकाउंट, ओके, सेपरेट अकाउंट बना रहे हैं इसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसको ऐसे समझो कि ये एक तरीके का बॉक्स है, ठीक है, ये एक तरीके का बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स में आप हर साल डेप्रिसिएशन डाल रहे हो, इस बॉक्स में आप हर साल का डेप्रिसिएशन डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, तो इस बॉक्स में डेप्रिसिएशन सेव होता जा रहा है, ये सेविंग बॉक्स है, तो यहाँ पे आप डाल रहे हो, यहाँ पे क्या एसेट में डायरेक्टली रिड्यूस कर रहे थे, यहाँ पे आप एक बॉक्स में डेप्रिसिएशन भरते जा रहे हो, उस बॉक्स का नाम क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बॉक्स, ठीक है, तो मशीन की अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पे रहती है, बट अपन डेप्रिसिएशन अलग एक बनाते जा रहे हैं। इसकी एंट्री क्या होती है, इसकी एंट्री जब अपन करते हैं तो क्या करते हैं, इसकी एंट्री में अपन ऐसा करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री सबको पता है अपन करते हैं, और इसके बाद ये तो अपन ने कर दी प्रोविजन की एंट्री है ना, डेप्रिसिएशन को प्रोविजन में डाल दिया, इसके बाद अपन एक और एंट्री पास करते हैं जहां अपन क्या करते हैं, पी एंड एल अकाउंट डेबिट करते हैं टू डेप्रिसिएशन अकाउंट से, ठीक है, पी एंड एल अकाउंट डेबिट करते हैं अपन डेप्रिसिएशन अकाउंट से, है ना, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाती है, मतलब पी एंड एल में चले जाती है ना, तो यहाँ पे एसेट का नाम कहीं दिख रहा है इस एंट्रीज में, इन एंट्रीज में कहीं एसेट का नाम दिख रहा है तो नहीं, इन एंट्रीज में कहीं एसेट का नाम दिख ही नहीं रहा है, तो मतलब एसेट को अपन कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसका इफेक्ट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इफेक्ट क्या होता है, आपके पी एंड एल में डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन दिखेगा 10,000 का, ठीक है, ये आपका दिख रहा है, डेप्रिसिएशन दिख रहा है, हाँ, ये हो गया, ठीक है, फिर आपके बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा, बैलेंस शीट में जैसे कि बैलेंस शीट में यहाँ दिख रहा था, बैलेंस शीट में जब अपन शो करते हैं तो शो अपन सेम करते हैं, नेट वैल्यू दोनों की सेम ही होगी, मशीन आपकी दिखेगी कितने की, 1 लाख की मशीन दिख रही थी, इसमें से अपन माइनस करेंगे प्रोविजन, प्रोविजन माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करेंगे, प्रोविजन दिखाएंगे कितना, 10,000 रुपए का, ठीक है, तो आपकी नेट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90,000, 90,000, ओके, तो यहाँ पे ना हमारा जो प्रेजेंटेशन है सिर्फ उसी का डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन का डिफरेंस आता है, बाकी अपन शो उसी तरीके से कर रहे हैं, प्रोविजन माइनस कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करने की जगह प्रोविजन माइनस कर रहे हैं, तो यही एक इसका डिफरेंस है, ठीक है, यही इसका डिफरेंस है। अगर अपन प्रोविजन नहीं बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एसेट रिड्यूस करेंगे, प्रोविजन बना रहे हैं तो प्रोविजन रिड्यूस कर देंगे, प्रोविजन क्या हो रहा है, अक्यूमुलेट कर रहा है डेप्रिसिएशन को हर साल, यहाँ पे सेविंग बॉक्स में डालते जा रहा है हर साल, ठीक है, यही डालते जा रहा है, समझ में आ गया कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है, इज इट क्लियर। अब आते हैं अपन बेड डेट्स पे, अब किस पे आ रहे हैं, बेड डेट्स पे, ठीक है, हम आते हैं अब बेड डेट्स पे, एवरीबडी नोज कि बेड डेट्स क्या होता है, ठीक है, तो मैं एक बार फिर बता देती हूँ कि बेड डेट्स क्या होते हैं, मान लो एग्जाम्पल दे रही हूँ, दैट यू सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर ए, मिस्टर ए को आपने गुड्स सेल किए हैं ऑन क्रेडिट बेसिस, क्रेडिट बेसिस पता है मतलब कैश उनने अभी नहीं दिया, ठीक है, आफ्टर सम टाइम जो मिस्टर ए थे इन्होंने बोला आई कैन नॉट पे एनी मनी, ये बोल रहे हैं कि अब मैं कोई पैसा नहीं दे सकता हूँ, ठीक है, मैं कोई पैसा नहीं दे सकता हूँ, तो ये जो हमने सेल करके गुड्स का पैसा कमाया था क्या हो गया हमारा, एक लॉस क्रिएट हो गया, ठीक है, और वो भी एक्चुअल लॉस क्रिएट हुआ है, कौन सा, एक्चुअल लॉस क्रिएट हुआ है, मतलब कि इन्होंने बोल दिया कि पेमेंट नहीं कर सकता तो हमारा लॉस क्रिएट हो गया है, जब लॉस हो जाता है तो एंट्री क्या होती है, लॉस मतलब कि एक्सपेंस हो गया हमारा, खत्म हो गई वो चीज, खत्म करनी है, तो हम क्या करेंगे, बेड डेट्स को डेबिट करेंगे, कहाँ पे, पी एंड एल में, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, ये होती है हमारी बेड डेट्स की एंट्री, जब डेटर्स जो थे हमारे बेड हो गए, क्या हो गए, बैड हो गए, अब वो गुड नहीं रहे, अब वो क्या हो गए, बैड हो गए, मतलब उनसे पेमेंट नहीं मिलने वाली, इसका इफेक्ट क्या होता है, जो बेड डेट्स है वो आपके पीएनएल पीएनएल में डेबिट साइड पर डेबिट हो जाता है,
ठीक है, और प्रॉफिट को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, वही बैलेंस शीट में डेटर्स हमारे बैलेंस शीट में दिख रहे हैं करंट एसेट्स में। ठीक है, वहां पे हम कैसे दिखाते हैं, बैलेंस शीट पे कैसे दिखाएंगे इसको, जो हमारे यहाँ पे डेटर्स दिख रहा था, जो भी अमाउंट सिर्फ डेटर्स दिख रहा था, मान लो कि डेटर्स हमारे हैं 50,000 रुपए के, और बेड डेट्स हो गया हमारा कितने का, 2,000 रुपए का बेड डेट्स हो गए। ठीक है, 2,000 रुपए के बेड डेट्स हो गए, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे बेड डेट्स, और यहाँ से माइनस कर देंगे 2,000 रुपए, तो हमारे एक्चुअल डेटर्स बचे 48,000 के। ठीक है, समझ में आया, ये डेटर्स है, डेप्रिसिएशन नहीं है, डेटर्स है ना, याद रखना। समझ में आ गया। तो ये होता है बेड डेट्स की एंट्री, और बेड डेट्स का ही इफेक्ट होता है। ठीक है, बेड डेट्स की मेमोरी टिक याद करो, बेड डेट्स का मतलब है कस्टमर गायब हो गया, ये कस्टमर अब हमारी स्टोरी से ही गायब हो चुका है, तो जब इस स्टोरी से गायब हो गया है तो उसको बैलेंस शीट से भी क्या करो, गायब करो। समझ में आ गया। इसी से लिंक्ड है हमारी क्या चीज, प्रोविजंस, प्रोविजंस फॉर बेड डेट्स। इससे क्या लिंक्ड है हमारी, प्रोविजंस फॉर बेड डेट्स। अब ये क्या बोल रहे हैं, प्रोविजन बना दो बेड डेट्स का। ठीक है, मतलब कि प्रोविजन का मतलब फॉर बेड डेट्स का मतलब होता है एक्सपेक्ट करो कि लॉस हो सकता है, एक्सपेक्टेड लॉस मान के चलो, एक्सपेक्टेड लॉस मान के चलो। एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो कि हमारे डेटर्स कितने के हैं, हमारे डेटर्स है 1 लाख रुपीज के। ठीक है, 1 लाख रुपीज के, और हम अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूमिंग कि 5% तो बेड डेट्स निकलेंगे। ठीक है, 5% कस्टमर्स विल नेवर पे। ठीक है, नेवर पेस। हम ये मान के चले इसमें से 1 लाख रुपए में से 5% कस्टमर्स तो शायद पैसा देते ही नहीं है सेल ऑफ गुड्स का। ठीक है, बट अभी तक किसी ने डिफॉल्ट नहीं किया, हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि 5% कस्टमर्स पे नहीं करेंगे। ठीक है, अज्यूम कर रहे हैं, मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5% लॉस तो हमारा होगा डेटर्स पे, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं प्रोविजन बनाना। ये जो 5% है जो हम अज्यूम कर रहे हैं, यही है हमारा प्रोविजन, इसी को क्या बोलते हैं, प्रोविजन करना। ठीक है, इसी को बोल रहे हैं हम प्रोविजन करना, मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लॉस होगा, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लॉस हो सकता है। तो इसकी एंट्री हमारी होती है पी एंड एल अकाउंट, डेबिट टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। ठीक है, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। ओके, एक मिनट रुकना, मैं एक मिनट जरा इसकी चेक कर लूं, एंट्री यही यहाँ पे आ रही है ना हमारे इसमें भी, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है ठीक है, यहाँ सब तो ये है, तो पढ़ लिया, डेप्रिसिएशन पढ़ लिया, प्रोविजंस पढ़ लिया, बेड डेट्स आ गए, प्रोविजन फॉर डेबिट, यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, ये आ गया हमारा। चलो, सही है, सही है। पी एंड एल अकाउंट डेबिट और प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। 1 लाख का 5% कितना होता है, 1 लाख का 5% कितना होता है, 5,000 रुपए। तो हम प्रोविजन कितना बना रहे हैं यहाँ पे, 5,000 रुपए का। ये हुआ नहीं है, एक्सपेक्टेड है। ठीक है, बेड डेट्स जब हो गए थे जिसकी हमने एंट्री करी थी, यहां मैंने एक वर्ड यूज किया था, एक्चुअल लॉस। ठीक है, एक्चुअल लॉस हुआ है, बट यहां मैं वर्ड यूज कर रही हूँ एक्सपेक्टेड लॉस, जो लॉस अभी तक हुआ नहीं है, हम सिर्फ प्रोविजन बना रहे हैं कि लॉस हो सकता है। ठीक है, तो एंट्री ये क्या होगा, जो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स है। ठीक है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो ये प्रोविजन है, ये एक्सपेंस की तरह दिख जाएगा आपको। ये कैसे दिखेगा, एक तो पी एंड एल में हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे 5,000 रुपए से। दूसरा, बैलेंस शीट में कैसा दिखेगा, बैलेंस शीट में ये एसेट साइड जो हमारा डेटर्स दिखता है। ठीक है, एसेट साइड में जो हमारे डेटर्स दिख रहे हैं 1 लाख रुपए के, कितने के, 1 लाख रुपए के, इसमें से हम माइनस करेंगे प्रोविजन जो हमने 5% का बनाया है, एक्सपेक्ट किया है कितना लॉस होगा, तो हमारा डेटर्स दिखेगा 95,000 का, कितने का, हमारा डेटर्स दिखेगा 95,000 का। तो समझो ये बात कि जो बेड डेट है वो लॉस हो चुका है, और जो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स है वो हमारा एक्सपेक्टेड लॉस है। ठीक है, क्या है, एक्सपेक्टेड लॉस, जो कि हम अज्यूम करके चल रहे हैं, हुआ नहीं है, बट बेड डेट्स हो चुका है, और ये जो एक्सपेक्टेड है ये हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गई, ये स्टोरी समझ में आ गई कि प्रोविजन क्या है। इसके साथ ही एक और चीज आती है डेटर्स की ही, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। मतलब क्या हो रहा है, डेटर्स हमारे क्या होते हैं, जिनसे हमको पैसा लेना है, जिनसे हमको पैसा लेना है, अगर हम उनको डिस्काउंट दे रहे हैं,
अगर हम उनको डिस्काउंट दे रहे हैं तो हम क्या बना रहे हैं, अपने लिए एक लॉस क्रिएट कर रहे हैं। क्या क्रिएट करें, लॉस। डिस्काउंट अगर हमने जिसको हम सेल कर रहे हैं हम उसको डिस्काउंट कर रहे हैं तो मतलब कि हम एक एक्सपेंस क्रिएट कर रहे हैं। डिस्काउंट हमारा, हम जब देते हैं तो हमारा एक्सपेंस होता है, जब मिलता है हमको क्रेडिटर से मतलब कि हमारी इनकम हो रही है, इनकम हो रही है। तो मान लो कि आपने एग्जाम्पल, आपने अपने कस्टमर्स को बोला कि इफ यू पे क्विकली, अगर आप जल्दी पेमेंट कर दोगे, अगर आप जल्दी पेमेंट कर दोगे तो आई विल गिव यू 2% डिस्काउंट। जितना भी आपको सेल किया उस पे हम आपको 2% का डिस्काउंट देंगे। तो क्या करेंगे, कुछ कस्टमर्स तो 2% का आपका ले लेंगे, है ना। आपने ये ट्रिक बना ली है कि अगर आप जल्दी पेमेंट करोगे तो 2% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। बट हमको ये पता नहीं कि कौन कौन से कस्टमर्स वो 2% का डिस्काउंट लेने के लिए जल्दी पेमेंट करेंगे। तो मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फ्यूचर में जब डिस्काउंट लेंगे लोग तो हमारा एक्सपेक्टेड लॉस क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, एक्सपेक्टेड लॉस क्रिएट होगा। प्रोविजन है ना, प्रोविजन है। अभी डिस्काउंट ऑन डेटर्स होता तो मतलब एक्चुअल लॉस हो गया, बट प्रोविजन बना दिया जहां पे, तो मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में जब कस्टमर डिस्काउंट क्लेम करेंगे तो हमको ये लॉस हो सकता है। तो हम अभी से उसका कुछ पार्ट, प्रॉफिट का कुछ पार्ट लेके चल रहे हैं कि ये हमारा लॉस में आगे काम आएगा। ओके। तो इसका जब एंट्री करते हैं तो एंट्री कैसे होगी, एंट्री इस तरीके से होगी कि हम यहाँ पे करेंगे पी एंड एल अकाउंट डेबिट, सेम एंट्री जो हमने डेप्रिसिएशन की करी थी और इसकी करी थी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, जो भी हमने डिस्काउंट है 2% का, उसका हम मान लेंगे कि ये है ना, है ना। समझ में आ गया, समझ में आ गया क्या, 2% हमने डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमने ऐसा प्रोविजन। अब क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होता है, प्रोविजन का इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ये होगा कि पी एंड एल के डेबिट साइड में तो ये प्रोविजन दिख जाएगा एक्सपेंस की तरह, है ना। दूसरा, बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा, बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा, तो जो हमारे डेटर्स होंगे, ठीक है, ये हमारा एसेट और ये लाइबिलिटी हो गया। जो हमारे डेटर्स होंगे सबसे पहले हम उनमें से माइनस करते हैं प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। अगर दोनों क्वेश्चन में दिए हुए हैं डेटर्स और प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, तो हम सबसे पहले प्रोविजन फॉर बेड डेट्स माइनस करते हैं। क्यों, क्योंकि जल्दी पैसा तो वही लोग देंगे ना जो गुड डेटर्स है, बेड डेटर्स तो पैसा देने ही नहीं वाले हैं। तो हम सबसे पहले बेड डेट्स को माइनस करके निकाल देते हैं, फिर हम डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, फिर हम डिस्काउंट देंगे। तो इसमें से जो अमाउंट बचेगा उसमें अपन माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट फॉर डेटर्स फिर हम देंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है कि हम बेड डेट्स, जो जो बेड डेटर्स हैं उनको तो हम डिस्काउंट देने ही नहीं वाले, तो उनके अमाउंट से क्यों हम अपना डिस्काउंट माइनस करेंगे, क्यों एक्सपेक्ट करेंगे कि वहां से लॉस होगा, है ना। तो जो गुड डेटर्स बचेंगे, बेड डेट्स माइनस करने के बाद जो ये बच रहे हैं, जो ये अमाउंट बच रहा है, ये सिर्फ गुड डेटर्स का बच रहा है। किसका, गुड डेटर्स का। लिखना नहीं है कहीं पे, ये मैं सिर्फ आपको एक ट्रिक समझा रही हूँ, है ना। ये कौन है, हमारे गुड डेटर्स। गुड डेटर्स को ही हम देंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट हम सिर्फ गुड डेटर्स को देंगे, इसलिए हम प्रोविजन बना रहे हैं। उसके बाद जो ये अमाउंट आएगा ये बैलेंस शीट पे दिखेगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्या ये बात क्लियर है, क्लियर है क्या ये बात, बेड डेट्स तक की बात क्लियर हो गई है, बेड डेट्स तक की बात क्लियर हो गई है। चलो, अब ये तो हमको समझ में आ गया कि ये हमारा ऐसे चलने वाला है। इसको अपन एक बार एक फ्लो चार्ट में समझते हैं, फ्लो चार्ट में समझते हैं, ठीक है। कैश सेल्स पे तो ये बात हो ही नहीं रही, डेटर्स की बात सिर्फ क्रेडिट सेल्स पे होती है। तो जो भी आपकी क्रेडिट सेल्स है, जो भी आपने क्रेडिट सेल्स दी है, उससे क्या बन रहे हैं, उससे बन रहे हैं आपके डेटर्स। क्या बन रहे हैं, डेटर्स, है ना। ये तो आपका आ गया फिक्स एसेट, है ना। उसके बाद कुछ कस्टमर्स वोंट पे, कुछ कस्टमर्स नहीं देंगे। जो कस्टमर्स पैसा नहीं देंगे उनको आप क्या बोलोगे, जो कस्टमर्स पैसे नहीं देंगे उनको आप बोल दोगे ये हमारे हो गए बेड डेट्स। क्या हो गए, बेड डेट्स। ये हमको, अगर ये, अगर पेमेंट हमको नहीं देंगे तो ये बेड डेट्स हो रहे हैं। तो बेड डेट्स जो जिनका हमको विल, वी विल नॉट रिसीव पेमेंट, मे नॉट पे, ठीक है। ये पे कर सकते हैं, नहीं पे कर सकते, बट हम ये क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पेमेंट नहीं करेंगे। तो अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो ये क्या बन गए, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बना देंगे हम इसके लिए, ठीक है।
और प्रोविजन बना देंगे, तो ये हमारा प्रोविजन बन गया। ठीक है, अगर वो अर्ली पे कर देते हैं, ठीक है, अगर वो अर्ली पे कर देते हैं, इफ दे पे अर्ली, अगर अर्ली पेमेंट हो जाती है तो हम क्या देते हैं उसके लिए, डिस्काउंट अलाउ करते हैं। क्या करते हैं? अलाउ करते हैं। ओके, डिस्काउंट अलाउ करते हैं, और इसी के साथ कंसेप्ट अपना जन्मता है, वो क्या है? प्रोविजन। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। समझ आया? समझ में आया? इसी से आता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो पहले हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हटाते हैं, उसके बाद ही हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हटाते हैं। ठीक है, इसके बाद आखिरी कंसेप्ट जो था हमारा, जो पिछली क्लास में मैंने छोड़ा था, आखिरी कंसेप्ट, उसको मैं फटाफट आपको समझा देती हूँ कि क्या कंसेप्ट था। वो था रिजर्व्स फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ठीक है, ये अपना कंसेप्ट था। जो अपन ने प्रोविजन बनाया था डिस्काउंट ऑन डेटर्स का, उसका जस्ट अपोजिट कंसेप्ट है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड लॉस नहीं मानते, हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा क्या होगा? गेन होगा, हमारा प्रॉफिट होगा। जब क्रेडिटर्स हमको डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब हम हमें कम पेमेंट करनी पड़ेगी, और जो कम पेमेंट करनी पड़ेगी उन्हें डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट हमारा गेन होता है। बट यहाँ पे क्रेडिटर्स हमें कम पेमेंट दे सकते हैं, इसका हम मतलब कम पेमेंट का डिस्काउंट दे सकते हैं, तो हम उसको एक्सपेक्टेड गेन लेके चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड गेन लेके चल रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने, सप्लायर ने बोला है, सप्लायर ने हमको क्या बोला? सप्लायर ने बोला कि इफ यू पे अर्ली, अगर हम जल्दी पैसा दे रहे हैं, इफ यू पे अर्ली, वी विल गिव यू 2% डिस्काउंट। उन्होंने बोला हमसे कि अगर आप जल्दी पेमेंट करोगे तो आपको 2% का डिस्काउंट होगा, इससे बिजनेस को क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री कैसे होगी? एंट्री बता देते हैं। एंट्री होगी आपकी रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स डेबिट, अकाउंट डेबिट करेंगे टू पी एंड एल अकाउंट। क्या? पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे अपन इसको। ठीक है, क्यों करेंगे क्रेडिट? क्रेडिट क्यों करेंगे पी एंड एल अकाउंट? क्योंकि ये हमारा क्या हो रहा है? गेन हो रहा है, हमारा गेन हो रहा है, इसलिए हम पी एंड एल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इफेक्ट क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में ये जाएगा क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है? एक्सपेक्टेड गेन हो रहा है, अभी गेन हुआ नहीं है, हमें होगा, क्रेडिट में ये गेन होगा। और वही दूसरी साइड बैलेंस शीट में इसको कैसे शो करेंगे? बैलेंस शीट में हमारा क्रेडिटर्स किस साइड आता है? लाइबिलिटी साइड आता है। हमारी करंट लाइबिलिटीज होती है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का जो भी अमाउंट होगा उसमें से अपन ये जो रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स हैं, ठीक है, जो रिजर्व्स ऑन डिस्काउंट अपन ने बनाया है 2% का, उसको अपन क्या करेंगे? माइनस, और जो अमाउंट आएगा इसको अपन शो करेंगे बैलेंस शीट में। ठीक है, तो क्रेडिटर्स का अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हमने हमें डिस्काउंट मिल सकता है, हमने रिजर्व क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया है? रिजर्व क्रिएट किया है। समझ में आया? क्या यहाँ तक की कहानी समझ में आ चुकी है? क्लियर है यहाँ तक की कहानी क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। ओके, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के एडजस्टमेंट एंट्रीज फटाफट देख लेते हैं। एक मिनट, जरा मैं अपने नोट्स खोल लूँ, 2 सेकेंड का टाइम दीजिएगा मुझे। यस, चलो अब आते हैं, यहाँ तक अपन ने 10 एंट्रीज तो यहाँ तक सीख ली। ठीक है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 10वीं एंट्री तक हमने यहाँ तक सीख लिया है। अब आती है हमारी 11वीं एडजस्टमेंट एंट्री, विच इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसी के साथ अपन पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, दो एंट्रीज हम साथ में पढ़ने वाले हैं। पहली एंट्री हमारी होती है
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और 12th एंट्री जो हमारी होगी वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, पहली चीज बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए गेन है कि लॉस है? एक्सपेंस है कि प्रॉफिट है? ठीक है, एक्सपेंस है कि प्रॉफिट है वो बताओ, एक्सपेंस है कि इनकम है वो बताओ। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिजनेस के लिए एक्सपेंस है कि लॉस है वो बताओ। सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस को, ओनर को देना पड़ता है। क्या? ये जो ओनर है और ये हमारा बिजनेस है ना, है तो सेम लोग, बट ओनर क्या लगाता है बिजनेस में? बिजनेस को क्या दे रहा है? वो कैपिटल। बिजनेस को वो कैपिटल दे रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस देगा ओनर को इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। ठीक है, जो कैपिटल उसने लगाया है उस पे इंटरेस्ट कौन देगा? बिजनेस देगा। तो जब बिजनेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है तो बिजनेस के लिए क्या बन गया है? ये चीज क्या हो गई बिजनेस के लिए? एक एक्सपेंस बन गई है। क्या बन गई है? एक एक्सपेंस बन गई है। वहीं जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की बात करते हैं अपन, तो इसका अपोजिट कंसेप्ट है। इसका अपोजिट कंसेप्ट है। यहाँ पे ओनर जो है बिजनेस में से ड्राइंग्स करता है। क्या करता है? ड्राइंग्स कर रहा है पर्सनल यूज के लिए। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? जो पर्सनल यूज के लिए आप बिजनेस से पैसा निकाल रहे हो उसको ड्राइंग्स बोलते हो। तो जब आप बिजनेस से पैसा निकाल रहे हो, बिजनेस से ड्राइंग्स कर रहे हो, तो ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बिजनेस को क्या दे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, तो ये ओनर के लिए एक्सपेंस हो रहा है, बट बिजनेस के लिए क्या हो रहा है? अपन को बिजनेस पर्सपेक्टिव सोचना है, क्योंकि हम अकाउंट्स किसके बना रहे हैं? बिजनेस के बना रहे हैं। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, ये बिजनेस के लिए क्या बन जाती है? एक तरीके की इनकम बन जाती है, क्योंकि ओनर ये इंटरेस्ट दे रहा है ऑन ड्रॉइंग्स बिजनेस को। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया कि क्या है? ठीक है, अब इसकी एंट्री समझते हैं, दोनों की एंट्रीज क्या होती हैं। ठीक है, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री समझे अपन। इसमें अपन को दो एंट्रीज करनी पड़ेगी। पहली एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इससे क्या कैपिटल का फिगर बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट और कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आ जाएगा। ठीक है, जो भी अमाउंट से अपन ने एंट्री कर दी, उसके बाद अपन को दूसरी एंट्री एक और पास करनी पड़ेगी, वो होगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अकाउंट क्लोज हो जाएगा और पीएनएल में अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो इसका अफेक्ट क्या पड़ेगा? अफेक्ट क्या पड़ने वाला है? अफेक्ट देख ले। इसके अफेक्ट क्या पड़ेगा? इसका अफेक्ट ये पड़ेगा कि सबसे पहली चीज तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पीएनएल में डेबिट साइड दिखेगा, मतलब एक्सपेंस की तरह दिखने वाला है। ठीक है, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज अपन क्या करेंगे? दूसरी चीज क्या करेंगे? हम लायबिलिटी साइड जो हमारी बैलेंस शीट है, ये जो हमारी बैलेंस शीट है, इसमें कैपिटल यहाँ दिखता है। ठीक है, तो कैपिटल में हम प्लस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये एडिशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एडिशन बन जाएगा कैपिटल के ऊपर। कैपिटल बढ़ जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालने से, है ना, क्योंकि कैपिटल में क्या क्या हो रहा है? हम ओनर को पैसा दे रहे हैं। ओनर कहाँ पैसे देंगे? कैपिटल में पैसे देंगे, है ना। और एक्सपेंस क्रिएट कर दिया, तो यहाँ पे डेबिट साइड एक्सपेंस क्रिएट हो चुका है, और लाइबिलिटी साइड आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मतलब कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट बढ़ा दिया। क्या किया है? प्लस किया है, प्लस किया है, ऐसे शो होगा। ठीक है, प्लस करने से। वहीं जब अपन ड्राइंग्स की बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, तो उसकी एंट्री क्या होगी? चलो उसकी एंट्री अब करें। इसकी एंट्री क्या होगी? तो इसकी पहली एंट्री ये होगी कि कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, उल्टी एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अपन ने क्या किया था? कैपिटल को बढ़ा दिया था, कैपिटल को क्रेडिट करके बढ़ाया था। यहाँ पे कैपिटल को डेबिट करके अपन कम कर रहे हैं, कैपिटल को कम करें, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिल रहा है, कम करेंगे पहले तो कैपिटल को। ठीक है, दूसरी एंट्री हमारी क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, पी एंड एल अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब
गेन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने क्या किया था? लॉस किया था, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस को देना पड़ रहा था कैपिटल को, है ना। और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें मिल रहा है, तो हमारा क्या हो रहा है? P&L क्रेडिट हो रहा है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट समझते हैं। इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ये होगा, पहली चीज, कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो कहाँ जा रही है? वो P&L में क्रेडिट साइड जा रही है। कहाँ जा रही है? क्रेडिट साइड जा रही है। दूसरी चीज, जब अपन बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट बनाते हैं, हमारी ये बैलेंस शीट हो गई, ये लाइबिलिटी साइड हो गया। तो यहाँ पे जब अपन कैपिटल दिखाते हैं, जब अपन यहाँ पे कैपिटल दिखाते हैं, ये रहा हमारा कैपिटल, इनमें से माइनस करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्योंकि ये कैपिटल में से माइनस क्यों हो रही है? क्योंकि ये कैपिटल बढ़ा नहीं रही है, कैपिटल कम करेगी। इंटरेस्ट हमने बिजनेस को दे दिया है, तो वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ हम कम करेंगे, और माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो कैपिटल में दिखेगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई है? यहाँ पे प्लस हो रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये माइनस। लॉजिक भी समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो बिजनेस के लिए इनकम है, पर ओनर के लिए वो दे रहा है, उसके लिए एक्सपेंस है, तो इसलिए हम उसके कैपिटल में से ये चीज माइनस कर देते हैं। वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, बट ओनर के लिए वो इनकम है, तो हम उसकी कैपिटल में उसको एडिशन कर देते हैं, और अपने P&L में से उसको एक्सपेंस मान लेते हैं। ठीक है, लॉस कर देते हैं। समझ में आ गए दोनों कंसेप्ट, 11वां और 12वां? चलो, आधी गाड़ी तो हमारी पार हो चुकी है, आधी गाड़ी हमको और चलनी है आगे। ठीक है, अब आते हैं लॉस वाली, जो एक्सीडेंटल लॉस हो जाते हैं कंपनीज में। ठीक है, बिजनेसेस में एक्सीडेंटल लॉस हो जाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो, 1 मिनट रुकिएगा। इसमें अपन को दो लॉस पढ़ने हैं, एक तो स्टॉक का लॉस हो चुका है, और एक किसका? एसेट का लॉस हुआ है। चलो, सबसे पहले पढ़ते हैं एक्सीडेंटल लॉस ऑन स्टॉक। क्या मैं जल्दी जल्दी चल रही हूँ? क्या मैं बहुत फास्ट चल रही हूँ आपके हिसाब से, कि सही चल रहा है अभी? क्योंकि इसके बाद एक और क्लास लगेगी, जो कि अपन परसों लेंगे। एक दो क्लास और लगेगी, एंड अपना चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाने वाला है ना। मैं कोशिश करूंगी कि जब आज क्या है, ट्यूसडे है, थर्सडे जो क्लास लेना, अपन ये पूरा काम कंप्लीट कर लें। पूरा काम कंप्लीट कर लें थर्सडे क्लास में, आई थिंक 30th की, है ना। उसके बाद अपन प्रॉफिट एंड लॉस उसका स्टार्ट, सॉरी, पार्टनरशिप का अकाउंट स्टार्ट करेंगे, है ना। पार्टनरशिप का अकाउंट स्टार्ट करने वाले, उसके जस्ट बाद। ठीक है, तो अपन कोशिश करते हैं कि हम जो ये एक्सीडेंटल, वो सॉरी, ये जो एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं, इसकी अभी कंप्लीट करें, जितनी अभी हो रही है हमारी, है ना। अगले 10-15 मिनट में जितनी अपनी कंप्लीट हो रही है वो भी कर लेते हैं। और उसके बाद की जो क्लास रहेगी, वो नेक्स्ट क्लास में जब अपन अकाउंट्स की लेंगे, तो अपन फटाफट पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। और हाँ, मैं एक और चीज बता दूं, कल आपकी दोनों क्लास ना उसकी रहेगी, इकोनॉमिक्स की। रीजन बीइंग कि हमको इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है वो जल्दी कंप्लीट करना है, क्योंकि वो अभी स्टार्ट ही हुआ है, एक ही क्लास हुई है उसकी। एंड हमको उसको फटाफट फटाफट जल्दी कंप्लीट करना है। ठीक है, तो बिफोर आई गो हैदराबाद, आई वांट कि मैं आपका जो भी अभी तक चल रहा है वो सब कंप्लीट हो जाए। एटलीस्ट पार्ट 1 जो है सारे उसके कंप्लीट हो जाए। लॉ का कंप्लीट होना तो मुश्किल है, फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी 2-3 क्लासेस और लगेंगे कंप्लीट होने में। अभी टाइम लगेगा उसको कंप्लीट, क्योंकि वो बड़ा चैप्टर है, उसमें समझाना भी ज्यादा पड़ता है, इसलिए। उसके बाद अपन सेल ऑफ गुड्स एक्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि मैं ट्राई करूंगी कि 6 अगस्त के पहले कंप्लीट करवा दूं, जो कि थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल लग रहा है होना, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके लिए वो भी कंप्लीट करवा दूं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, है ना। तो हमारा पार्ट 1 जो है वो मेरा हैदराबाद जाने से पहले कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम बिस्कॉम की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। बिजनेस कम्युनिकेशन क्लासेस ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो वो आपको मिल जाएंगी सारी क्लासेस, है ना। एंड देन अपन जो फटाफट भागेंगे फिर, क्योंकि उसके बाद जो भी पार्ट भी बच रहा है सब सारे उसका, वो पार्ट भी बहुत इजी इजी है, बहुत इजी। उसमें मेहनत आपकी है, क्योंकि मेरे समझाने का काम है, और उसमें समझना, थोड़ी सी कम चीजें उसमें समझने वाली। ठीक है, तो हम फटाफट भागेंगे उसके बाद। ओके, चलो, तो अभी तो ये खत्म करते हैं, एक्सीडेंटल लॉस ऑन स्टॉक। एक्सीडेंटल लॉस ऑन स्टॉक, ठीक है। चलो, तो एक्सीडेंटल लॉस का मतलब क्या है? कभी कभार, स्टॉक नहीं, सॉरी, एसेट की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे स्टॉक की बात नहीं कर रहे, पहले अपन एसेट की बात कर रहे हैं, फिर स्टॉक की बात करेंगे।
एक्सीडेंटल लॉस ऑन एसेट्स। अरे यार ब्लैक पेन लिया गलती से मैंने, ब्लू, येलो, व्हाइट पेन सॉरी। एसेट्स, ठीक है, एक्सीडेंट लॉस ऑन एसेट। अब एसेट का लॉस किस तरीके से हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में? अगर कभी गलती से अर्थक्वेक आ गया, क्या आ गया? अर्थक्वेक आ गया, कभी फ्लड्स आ गया, फायर या थेफ्ट हो सकता है, फायर हो सकती है, कोई एक्सीडेंट्स हो गए, कोई एक्सीडेंट्स हो गए, है ना, फैक्ट्री में या बिजनेस कंपनी के अंदर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसी चीजें हो गई, तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, एक एक्सीडेंट लॉस हो जाता है एसेट्स का। मान लो मशीनरी थी, वो काम कर रही थी, फ्लड्स आ गए, ठीक है, मशीन में पानी भर गया, अब मशीन काम करना बंद कर दी, मतलब एसिड हमारा खत्म हो गया, अब वो एसिड वापस काम नहीं करेगा, एसिड वापस काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें होने से हमारा एक्सीडेंटल लॉस क्रिएट हो गया, जिसको हमने एंटिसिपेट नहीं किया था कि हो जाएगा। अर्थक्वेक को एंटिसिपेट कर रहा है कि अभी 5 मिनट बाद अर्थक्वेक आ गया, डिड आई एंटिसिपेटेड इट? नो। उससे अगर मेरा लैपटॉप खराब हो गया, टूट गया, कुछ हो गया, तो मेरा एक्सीडेंटल लॉस हो गया, है ना। उसकी एंट्रीज हम कैसे करेंगे जब एक्सीडेंट्स हो जाते हैं कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में? तो इसका भी दो प्रकार है एंट्री करने का। पहली चीज तो पहली चीज तो आपने इस एसेट का इंश्योरेंस कराया ही नहीं, ठीक है, तो मतलब एसेट इज नॉट इंश्योर्ड, ठीक है, आपने एसेट का इंश्योरेंस कराया ही नहीं। और दूसरा केस ये है कि एसेट इज इंश्योर्ड, एसेट का इंश्योरेंस हो चुका है, इंश्योरेंस है तो हम उसका पैसा क्लेम कर सकते हैं, है ना, इंश्योरेंस है तो हम पैसा क्लेम कर सकते हैं। बट अगर इंश्योरेंस नहीं है तो वो तो हमारा लॉस ही हो गया ना, पूरी तरीके से लॉस हो चुका है, राइट। तो अगर एसेट इंश्योरेंस नहीं है तो उसकी एंट्री कैसे होगी, एंट्री कैसे होगी इसकी? तो चलो इसकी एंट्री कर, एंट्री, पहली एंट्री आती है इसकी, एक्सीडेंटल लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट का अकाउंट, क्योंकि एसेट अब खत्म हो रहा है तो हमको एसेट को क्रेडिट करना पड़ेगा खत्म करने के लिए। तो यहाँ पे एक्सीडेंटल लॉस में हमने डाल दिया एसेट का अमाउंट, जो भी एसेट हमारा खत्म हुआ है, ठीक है। दूसरी एंट्री लॉस बुक करने की होगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एक्सीडेंटल लॉस अकाउंट, ठीक है। हमने पी एंड एल में एक्सपेंस डाल दिया, ठीक है। इफेक्ट क्या होगा कि हमारा एसेट डिस्ट्रॉय हो चुका है और पी एंड एल में हमने ये एक्सपेंस डाल दिया, तो ये आपका कहाँ दिखेगा, एक्सपेंस साइड, पी एंड एल के डेबिट साइड दिख जाएगा। और बैलेंस शीट में क्या होगा, बैलेंस शीट में क्या होगा, बैलेंस शीट में जो हमारा एसेट था, वो जितने भी अमाउंट का दिख रहा था, माइनस कर देंगे हमारा लॉस, एक्सीडेंटल लॉस, ठीक है, एक्सीडेंटल लॉस हम इसमें से माइनस कर देंगे पूरा का पूरा, और यहाँ पे नील बैलेंस बच जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगी हमारी एसेट की वैल्यू, क्योंकि अब वो पूरा लॉस क्रिएट हो चुका है, पूरा लॉस हो चुका है, समझ में आ गया, ये हो गया। अब जब एसेट इंश्योर्ड है, ठीक है, तो फर्म को पूरा लॉस बेयर नहीं करना पड़ेगा ना, फर्म को पूरा लॉस बेयर नहीं करना पड़ेगा, जितना इंश्योरेंस का पैसा आ जाएगा, मतलब कि हमारा एसेट कवर हो गया। लॉस को हम खत्म करने के लिए तो इंश्योरेंस लेते हैं ना, कि अगर कभी लॉस हो गया तो हम एटलीस्ट इंश्योर्ड है, तो बिजनेस को पूरा लॉस नहीं कवर करना पड़ेगा। यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं था तो पूरा लॉस किसका हो रहा है, बिजनेस का, पूरा पी एंड एल में जा रहा है। मान लो कि 1 लाख की मशीनरी थी, ठीक है, 1 लाख की मशीनरी थी, मशीनरी खराब हो गई, तो एसेट पूरा 1 लाख का जीरो हो गया है। तो मतलब पी एंड एल में पूरा हमारा 1 लाख क्या हो रहा है, लॉस क्रिएट हो रहा है, डेबिट साइड पूरा लॉस जा रहा है। वहीं जब एसेट एसेट इंश्योरेंस है तो हमें इंश्योरेंस कंपनी, इसमें दो चीज होती है कि बिजनेस डज नॉट हैव टू बियर एंटायर लॉस, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट इसका यही होता है कि इंश्योरेंस कंपनी विल गिव सर्टेन अमाउंट ऑन लॉस, ठीक है, एसेट की जो लॉस है उस पर हमको इंश्योरेंस कंपनी कुछ सर्टेन अमाउंट देती है। लॉजिक समझ में आया, लॉजिक समझ में आया। तो अब इसकी एंट्री समझते हैं, चलो अब इसकी एंट्री समझते समझते हम समझेंगे कि कैसे इनकी एंट्रीज और बुक्स में पैसा जब दिखेगा, ठीक।
अब ये समझो कि हाँ चल, पहली एंट्री समझते हैं। पहली एंट्री आपकी होगी ऑन एडमिशन ऑफ क्लेम। जब हम क्लेम लेके जाते हैं, जब हम क्लेम लेके जाते हैं लॉस का, मतलब एसेट का, ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम लेके जाते हैं, तो जब इंश्योरेंस कंपनी एडमिट करती है कि हाँ हम ये क्लेम आपको देने वाले हैं, तो ये आती पहली एंट्री ऑन एडमिशन ऑफ क्लेम। इसको ढंग से लिख देती हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। एक मिनट रुकिएगा। क्लेम, ठीक है, ऑन एडमिशन ऑफ क्लेम इसकी एंट्री होगी इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, अकाउंट डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दिया ना, तो इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट डेबिट करेंगे टू एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट पे पैसा चला जाएगा। ठीक है, समझ में आई पहली चीज, पहला आया। दूसरा, ये तो हमने क्लेम एडमिट कर लिया, उनने तब का किया है। अब आता है ऑन रिसीप्ट ऑफ मनी, जब पैसा आया है। ऑन रिसीप्ट ऑफ मनी, ठीक है, जब पैसा आया है तो उसकी एंट्री कैसे होगी? पैसा आने की एंट्री क्या होती है? बैंक में या कैश में आता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट। तो इंश्योरेंस कंपनी ने, मान लो, चलो यहाँ पे अब लिखते हैं एक एग्जाम्पल, यहाँ पे अपन लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, कि हमारा जो एसेट का लॉस हुआ था, हमारा एसेट था 1 लाख रुपए का, इसका लॉस हो गया था। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि हम 80,000 का क्लेम आपको दे देंगे, इस लॉस पे 80,000 रुपीज हम आपको दे देंगे। तो जब एडमिट किया, तो मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने कितने का एडमिट कर लिया कि 80,000 रुपीज हम आपको देंगे। ठीक है, ये मान लिया। जब पैसा आया, तो हमने 80,000 रुपीज हमारे पास आ गया वापस, है ना। जो एसेट हमारा खत्म हो गया था, 1 लाख का जीरो हो गया था, अब उसमें 80,000 रुपए हमारे पास बैंक में आ चुके हैं। तो मतलब 80,000 का लॉस तो हमारा कवर हो गया, है ना, पैसा आ गया। तीसरी चीज, 1 लाख का एसेट था, कितने का था एसेट, कितने का था हमारा, यहाँ लिखते हैं, एसेट था हमारा 1 लाख का। रिकवरी हमारी कितने की हो गई है? रिकवरी हमारी हो गई 80,000 की। मतलब अभी भी 20,000 की रिकवरी नहीं हुई है। ये जो 20,000 की रिकवरी नहीं हुई है, ये हमारे बिजनेस का लॉस हुआ है। ठीक है, ये हमारा एक्चुअल लॉस हुआ बिजनेस का। ओके, तो यहाँ पे हम ट्रांसफर करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे लॉस को। एसेट में कितना अमाउंट था? 1 लाख का था, 80,000 रिकवरी हो चुकी है, तो मतलब एसेट अकाउंट में कितना पैसा बचा है? सिर्फ 20,000 का पैसा बचा है। कितने का पैसा बचा है? सिर्फ 20,000 बचा हुआ है एसेट अकाउंट का, वो भी हमको खत्म करना पड़ेगा। 20,000 कैसे खत्म करेंगे? पी एंड एल अकाउंट को डेबिट कर देंगे 20,000 से। ठीक है, पी एंड एल अकाउंट को डेबिट कर देंगे 20,000 से। तो इससे क्या होगा? आपका 20,000 जो ये अमाउंट है, ये आपका पी एंड एल के डेबिट साइड पे लॉस की तरह दिखेगा, एसेट अकाउंट के नाम से यहाँ दिख जाएगा। समझ में आया? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? ये इसी का पार्ट है, इसका पार्ट, इस वाली साइड का। ठीक है, अगर लिखोगे तो इसको इसी के साथ लिखना, इसी पार्ट के साथ लिखना। यहाँ पे पूरा आपका जो लॉस था वो 1 लाख रुपए का हो रहा था, और आपने लॉस भी 1 लाख रुपए का अपने प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर किया। बट यहाँ पे, इधर जब हमने इंश्योरेंस लिया है, तो इंश्योरेंस में हमको 80,000 पैसे की रिकवरी हो चुकी है, तो हमारा लॉस सिर्फ 20,000 का बच रहा है, सिर्फ 20,000 का। ठीक है, क्या ये समझ में आ गया? क्या ये बात समझ में आ गई है? समझ में आ गई? चलो, अब अब आती है, इसी के सिमिलर चीज आती है, इसी से सिमिलर चीज आती है। कौन सा नंबर का हो गया? 13th या 14th पे आ गया, ठीक है। इसी की सिमिलर चीज आती है हमारे पास, एक्सीडेंटल लॉस ऑन स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक, ऑन नहीं, ऑफ। ठीक है, अभी हमने एसिड की बात की थी कि हमारा एसिड खराब हो गया। अब हम अपनी इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं, जो हम डेली यूज में यूज कर रहे हैं ना इन्वेंट्री, उसकी बात करें कि हमारा जो स्टॉक था, गोडाउन में आग लग गई, गोडाउन में पानी आ गया, गोडाउन में चोरी हो गई। ठीक है, किसी से भी हो सकता है, फ्लड से हो सकता है, ठीक है, थेफ्ट से हो सकता है, फायर से हो सकता है, किसी भी चीज से एक्सीडेंटल लॉस हो सकता है स्टॉक का। तो अगर ये होता है, तो हम इसमें भी ये चेक करते हैं, क्या हमारा ये स्टॉक इंश्योर्ड है कि नहीं है, क्या हमारी स्टॉक इंश्योर्ड है कि नहीं है।
तो इसमें तीन टाइप की एंट्रीज निकल के आती हैं। ठीक है, व्हेन स्टॉक इज इंश्योर्ड, जब इंश्योरेंस किया हुआ है स्टॉक का और स्टॉक पूरी तरीके से इंश्योर्ड है। ठीक है, स्टॉक इज फुल्ली इंश्योर्ड, पूरी तरीके से इंश्योर्ड है, मतलब अगर 1 लाख का स्टॉक खराब हुआ है तो 1 लाख की पूरी रिकवरी होने वाली है, 1 लाख की पूरी रिकवरी होने वाली है। ठीक है, दूसरी चीज, इफ द स्टॉक इज नॉट फुली इंश्योर्ड, फुली नॉट फुली मतलब इंश्योरेंस तो है पर पूरी तरीके से इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलने वाला। 1 लाख का स्टॉक है तो शायद सिर्फ 60-70 थाउजेंड रुपीज वापस मिलेगा, बाकी का तो हमारा लॉस ही हो रहा है, बाकी का क्या हो रहा है, हमारा लॉस ही हो रहा है ना। तो यहाँ पे ये एंट्री आती है। बट जब हमारा स्टॉक थर्ड वाला केस होता है, इफ द स्टॉक इज नॉट इंश्योर्ड, मतलब कि इंश्योरेंस किया ही नहीं हुआ है स्टॉक पे, तो अगर 1 लाख का स्टॉक खराब हो गया तो पूरा एक का 1 लाख रुपए गया, लॉस हो गया। ठीक है, तो व्हेन द स्टॉक इज फुल्ली इंश्योर्ड, मतलब हमारा लॉस हुआ है 1 लाख का और इंश्योरेंस क्लेम हमको कितने का मिलने वाला है, 1 लाख का, तो यहाँ पे फुली फुली इंश्योर्ड है। व्हेन स्टॉक इज नॉट फुली इंश्योर्ड, तो मतलब हमारा लॉस जो हुआ है 1 लाख का, बट हमारा जो स्टॉक इंश्योरेंस है कितने का आएगा, इंश्योरेंस है हमें 70 थाउजेंड का, 70K का। ठीक है, तो मतलब 30 थाउजेंड का लॉस होने वाला है यहाँ पे हमारा। ठीक है, वही इफ द स्टॉक इज नॉट इंश्योर्ड, तो हमारा लॉस हो रहा है 1 लाख का, इंश्योरेंस हमें मिल ही नहीं रहा है, लॉस यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लॉस 1 लाख का था बट एक्चुअल लॉस कितना हो रहा है, एक्चुअल लॉस कितना होगा इधर पे, 0। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक्चुअल लॉस कितना हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा एक्चुअल लॉस हो रहा है 30 थाउजेंड का, और यहाँ पे हमारा जो लॉस है वही क्या बन रहा है, हमारा एक्चुअल लॉस, क्योंकि इंश्योरेंस लिया ही नहीं है हमने, क्या इंश्योरेंस हमने लिया ही नहीं है। अब इनकी एंट्रीज कैसे होगी, इनकी एंट्री कैसे होगी, सबकी मैं एंट्री यहाँ बता देती हूँ कैसे होती है। सबसे पहली एंट्री आती है जब फुल्ली इंश्योर्ड है, फुल्ली इंश्योर्ड है, तो इंश्योरेंस, ओ सॉरी, अरे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब हम यहाँ पीएनएल पे नहीं लेके गए, हम यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में लेके गए, क्यों, क्यों, रीजन बताओ। स्टॉक किसका हिस्सा है, ट्रेडिंग अकाउंट का कि पीएनएल का, जो हम क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक डालते हैं वो किसका हिस्सा है, ट्रेडिंग का कि पीएनएल का, वो हिस्सा है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का, तो हम पीएनएल का यहाँ पे नाम लेकर ही नहीं आएंगे। ठीक है, जब तक हम लॉस नहीं क्रिएट करें तब तक नहीं लेके आएंगे। ठीक है, लॉस नहीं क्रिएट करें तब तक नहीं लेके आएंगे। इस केस में ट्रेडिंग अकाउंट में हम डायरेक्ट इंश्योरेंस का क्लेम डाल देंगे। इफेक्ट क्या होगा कि हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना बाकी हो गया, पैसा लेना बाकी हो गया, अब इंश्योरेंस कंपनी हमको जब भी पैसा देगी तो हम बैंक अकाउंट से इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट करके खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। दूसरी साइड, दूसरी साइड क्या होगा, दूसरी साइड क्या होगा, एक तो ये हो गया कि इंश्योरेंस कंपनी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ दिख रही है, क्रेडिट साइड दिख रही है, और दूसरी चीज क्या होगी, हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड पे ये इंश्योरेंस कंपनी जब तक दिखेगी जब तक पैसा नहीं मिल जाएगा। ठीक है, जब तक दिखेगी जब तक पैसा नहीं मिल जाएगा एसेट साइड में, जैसे ही पैसा मिल जाएगा तो हम एसेट साइड से भी उसको हटा देंगे और हमारे कहाँ दिख जाएगा, वो कैश एंड बैंक में चला जाएगा। ओके, तो वो दिखने का वाला है, एसेट साइड में ही दिखने वाला है। चलो, उसके बाद जब हमारा स्टॉक पूरी तरीके से इंश्योर्ड नहीं है बट इंश्योरेंस कुछ तो है उसमें, कुछ तो है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक सिंगल एंट्री पास करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। ठीक है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये एंट्री कैसे होगी, हमारा स्टॉक कितना लॉस्ट हुआ है, 1 लाख का, हमको इंश्योरेंस कितने का मिल रहा है, 70 हजार का, तो कम इंश्योरेंस कंपनी 70 थाउजेंड देगी, बट अभी भी हमारा 30 थाउजेंड का तो लॉस हुआ है ना, तो पीएनएल में हमें 30 थाउजेंड का लॉस दिखाना पड़ेगा। पीएनएल के यहाँ पे डेबिट साइड दिख जाएगा 30 थाउजेंड का लॉस, और यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी 70 थाउजेंड की हमको एसेट साइड दिख जाएगी, कहाँ दिख जाएगी, एसेट साइड में।
ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा, ये इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट हो जाएगी और P&L में जो भी लॉस है 30,000 का वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई यहाँ की एंट्री। यहाँ पे तो 1 लाख से चल रहा है ये। ठीक है, फिर आती है बात, जब इंश्योरेंस है ही नहीं, जब इंश्योरेंस है ही नहीं तो क्या होगा? सिंपल, पूरा का पूरा लॉस है। तो P&L अकाउंट को पूरा का पूरा 1 लाख से डेबिट कर दो, लॉस बना दो टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब वो ट्रेडिंग से हट जाएगा अमाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से 1 लाख का अमाउंट हट जाएगा और P&L में चला जाएगा। इसका इफेक्ट यही होने वाला है कि पूरा पूरा यहाँ पे P&L में हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, पूरा का पूरा डेबिट कर देंगे। 1 लाख को यहाँ पे ले आएंगे लॉस। ठीक है, क्या ये क्लियर हो गया है हमको? ये चीज समझ में आ गई है पूरी चीज? ओके, चलो यहाँ पे अपन रुकते हैं, 14th वाले तक रुकते हैं। 10 और एडजस्टमेंट्स बचे हैं। ठीक है, वो 10 एडजस्टमेंट्स में से कुछ एडजस्टमेंट आपने ऑलरेडी किए भी हुए हैं, तो वो बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। एंड हम 10 एडजस्टमेंट्स करने के बाद मैंने आपको एक्चुअली इसमें कैश डिस्काउंट का है, ट्रेड डिस्काउंट का है, जो आपका ड्राइंग्स है उसका है, मैनेजर का कमीशन है उसका है, ये सब मैंने आपको कुछ कुछ बताया हुआ। ठीक है, तो ये हम लोग फटाफट पढ़ेंगे एंड विल बी लाइक डन विथ दिस, है ना? एडजस्टमेंट से खत्म हो जाएंगे, ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन एक आध दो क्वेश्चंस और करेंगे एंड हम लोग फिर इस चैप्टर को एंड करेंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, वो आपको सॉल्व करना है। ओके, तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग अकाउंट्स। ओके, कीप प्रैक्टिसिंग अकाउंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।